जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में बात करने वाले हैं दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के बारे में। दोस्तों, दार्जिलिंग की जो टॉय ट्रेन है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित है और हाल ही में चर्चा का विषय ये इसलिए बनी रही कि इसको भारत सरकार ने अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत किया है। अब भारत सरकार ने इसे अपनी बौद्धिक संपदा के तौर पर पंजीकृत किया है, इसीलिए ये चर्चा का विषय भी है, करंट अफेयर का मुद्दा भी बना हुआ है और हम इसीलिए इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर केवल एक बात ये नहीं है कि आप टॉय ट्रेन के बारे में जान लें। हमेशा जब आप करंट अफेयर से किसी भी क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसके अलग-अलग सीन होते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत होगी कि भई ये बौद्धिक संपदा जो है ये होता क्या है? क्योंकि हम हर वक्त न्यूज़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी भी स्थिति में जब हम कोई सम्मेलन या किसी चीज़ की बात करते हैं तो कई बार हमको ये बौद्धिक संपदा शब्द सुनने को आता है, ठीक है? उसके बाद भारत सरकार ने अगर इसको पंजीकृत करने की बात कर दी है, तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको कोई ना कोई मान्यता देने वाली व्यवस्था तो होगी। तो ऐसे में हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूआईपीओ की। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। जानेंगे कि ये संस्था का मुख्यालय कहाँ है, ये कब बनी थी, इसके कार्य क्या-क्या होते हैं। इसके बाद फिर हम बात करेंगे दोस्तों कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा है, इसको लेकर एक वियना वर्गीकरण है। तो यह वियना वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में देखेंगे और हम बात करेंगे स्पेशली हमारे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के बारे में कि ये कब बनी, इसकी मुख्य बातें क्या-क्या हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया और इसके अलावा और कौन-सी रेलवे लाइन्स या सिस्टम है जिसको भारत में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, ठीक है? तो इस प्रकार से कंप्लीट पैकेज आप लोगों को ये लेक्चर दे रहा है, जिसमें आप लोगों को इससे संबंधित सारे तथ्य पता चल जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बौद्धिक संपदा के बारे में कि बौद्धिक संपदा होता क्या है। तो बौद्धिक संपदा ऐसी संपत्ति है जो बोल सकते हैं कि मानव बुद्धि द्वारा निर्मित होती है। मतलब मानव बुद्धि द्वारा निर्मित रचनाओं को आप बौद्धिक संपदा में शामिल करते हैं और ये ऐसी संपदाएं होती हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते। मतलब इन्हें इन्हें आप छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं। मानव बुद्धि से निर्मित हैं लेकिन छूकर महसूस नहीं कर सकते। इसमें मुख्य रूप से आप बात करें तो कॉपीराइट का जो मुद्दा होता है वो हुआ, पेटेंट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, ये शामिल होते हैं। इनके अलावा ट्रेड सीक्रेट्स जो होते हैं, प्रचार अधिकार होता है, नैतिक अधिकार होता है, अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अधिकार होता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम में अगर आता है कि निम्नलिखित में से क्या बौद्धिक संपदा में शामिल नहीं है, तो आप इनमें से चीज़ें याद कर लीजिएगा और जो नहीं होगा, इनसे अलग होगा, वो आपको उत्तर लगा देना है, ठीक है? तो इस स्लाइड में आपको ये तो पता चल गया होगा कि भई बौद्धिक संपदा है क्या? बौद्धिक संपदा में आप किस संपत्ति को शामिल करते हैं, क्लियर? अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि भई ये डब्ल्यूआईपीओ क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा को लेकर किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं कि फाइनल करता है। तो डब्ल्यूआईपीओ जो है, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, है ना? यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो ये इसका पूरा नाम है, इंग्लिश में भी नाम लिख लीजिएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संस्थान है, इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई थी 1967 में और इसका मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा में। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिनेवा में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हेड ऑफिस हैं और डब्ल्यूआईपीओ का भी हेड ऑफिस यहीं है। जिनेवा कहाँ है? तो आपको याद रखना है कि ये जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो है इसका हेड ऑफिस है। इसके अलावा ये इसलिए बनाया गया था, इसके बनाने के पीछे का उद्देश्य अगर आपको पता करना हो तो याद रखिएगा, इसको बनाने के पीछे उद्देश्य था कि विश्व बौद्धिक संपदा को संरक्षण को बढ़ावा देना है। मतलब कि आप वैश्विक स्तर पर जो बौद्धिक संपदा है उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आप इसको स्थापित करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्लियर? और ये संयुक्त राष्ट्र की एक पुरानी एजेंसी है। तो इसका संबंध किससे है? तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र जो है इससे इसका संबंध है। उसकी एक पुरानी एजेंसी के तौर पर इसको स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना के बाद से ही हर साल 26 अप्रैल को, याद रखिएगा, हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व में, ठीक है? अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो टोटल सदस्यों की संख्या लगभग 191 है। 191 सदस्य हैं इस संगठन में शामिल, ठीक है? और भारत भी इसका हिस्सा है। देखिए 1967 में ये बना था, जिसमें आज 191 सदस्य हैं, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत इसमें 1975 में शामिल हुआ था।
भारत इसमें 1975 में शामिल हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है भारत को लेकर, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कभी कि WIPO में भारत ने कब सदस्यता ग्रहण की, तो 1975 में भारत इसमें शामिल हुआ था। और इसको लेकर यूपीएससी में कुछ जो आपके जो बोल सकते हैं कि स्टेटस वाले या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप लोगों को कथन और कारक पूछा जाता है, तो उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या यूएनओ के सभी सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं? तो याद रखना है कि यूएनओ जो है आपका, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके सभी सदस्य जो हैं वो इसके सदस्य बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको लेकर कोई बाध्यता नहीं है, मतलब बाध्यकारी नहीं है कि यूएनओ के सभी सदस्य इसके सदस्य बने ही। यूएनओ के सभी सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं, वो एलिजिबल होते हैं, लेकिन ये उनके ऊपर बाध्यकारिता नहीं है कि वो बने ही सही। किसी की इच्छा हो तो इसको सदस्यता नहीं भी ले सकता है। क्लियर है? तो ये इसके बारे में जानकारी थी, किसके? WIPO के बारे में, अर्थात विश्व बौद्धिक संपदा संगठन क्या है। क्लियर हो गया? अब हम बात करें कि WIPO के कार्य क्या होते हैं, ठीक है? तो इसके कार्यों की अगर हम बात करें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इस पे से नोट कर लीजिएगा कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम क्या है कि वैश्विक स्तर पर संतुलित अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नियमों को बनाने के लिए यह एक नीतिगत मंच के तौर पर काम करता है। दूसरी बात, सीमाओं के पार विभिन्न देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार बौद्धिक संपदा संरक्षण और विवादों को हल करने का काम भी यही करता है। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा प्रणालियों को आपस में जोड़ने, ज्ञान साझा करने के लिए तकनीकी आधारभूत संरचना बनाने का दायित्व भी WIPO का ही है। सभी सदस्य देशों के बीच में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए जो भी सहयोग की बात करेंगे, जो भी क्षमता निर्माण की बात करेंगे, तो उसको करने का दायित्व भी WIPO का ही है। इसके अलावा WIPO बौद्धिक संपदा की जानकारी के लिए विश्वसनीय संदर्भ स्रोत का काम भी करता है। तो ये सभी कार्य जो हैं वो WIPO के हैं, इनको आप याद रखिएगा। यदि एग्जाम में WIPO के बारे में लिखने को आ जाता, उसके कार्य लिखने को आ जाता, तो आपको यही लिखना होंगे और इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? WIPO के कार्यों को लेकर। लेकिन मैंने एक बात और की थी कि यहां पर WIPO का वियना वर्गीकरण क्या है, क्योंकि भारत ने जो टॉय ट्रेन को बौद्धिक संपदा की सूची में इस रूप में पंजीकृत किया है, वो वियना वर्गीकरण के अनुसार ही है ना? तो ये वियना वर्गीकरण क्या है? तो याद रखिएगा कि 1973 में WIPO का वियना वर्गीकरण आया था। WIPO का जो वियना वर्गीकरण जो है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यहाँ पर इनकी बैठक हुई थी, यहाँ पर एक सूची तैयार की गई थी, कुछ नियम तैयार किए गए थे, उसको हम वियना वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। तो WIPO जो है, इसका वियना वर्गीकरण जो है वो 1973 में आया था, जो कि WIPO द्वारा प्रशासित होता है। इसका प्रशासन कौन करता है? तो WIPO के द्वारा ही प्रशासित होता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली जो है वो वियना समझौता के दौरान स्थापित की गई थी, जिसमें कोई नियम और आदि चीजों को निर्धारित किया गया था। तो यदि आपसे पूछा जाता है तो आप ये लगा दीजिएगा कि 1973 में इसको स्वीकार किया गया था, WIPO के द्वारा ये प्रशासित होता है, ये सब चीजें क्लियर। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करें तो अब हमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के बारे में समझ लेना चाहिए कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे क्या होती है। तो दोस्तों, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है ये ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित की गई थी। कब की गई थी? तो याद रखना है, ये ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित की गई थी। अब ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित की गई थी ये, और समय अगर आप जानें तो 1879 से लेकर 1881 के बीच में इसका स्थापना की गई थी। क्लियर, इसका निर्माण किया गया था। और ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, ये बंगाल में है। कहां पर है? तो ये बंगाल में है, और बंगाल में हिमालय की जो तलहटी है, याद रखिएगा, हिमालय की जो तलहटी है वहां पर इसको बनाया गया है ब्रिटिश काल में। ठीक है, अच्छा, ये पहाड़ी रेलवे का सबसे अच्छा उदाहरण है। याद रखिएगा कि पहाड़ी स्तर पे जो रेलवे का संचालन किया जाता है, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है उसका सबसे अच्छा और सबसे मजबूत उदाहरण भी है, जिसको 1999 में आपने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ठीक है,
इसके अलावा भी कई सारे ऐसे बोल सकते हैं कि भारत के रेलवे क्षेत्र हैं जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, जिनमें से एक है बोल सकते हैं नीलगिरी। नीलगिरी जो क्षेत्र है रेलवे क्षेत्र तमिलनाडु में जो नीलगिरी पर्वत रेलवे है, इसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2005 में। इसके अलावा एक और है जो हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में भी जो पर्वतीय रेलवे है, इसको भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है 2008 में। तो हमारे देश में हिमाचल प्रदेश की पर्वतीय रेलवे को जिसको नाम दिया गया है कालका शिमला रेलवे, हिमाचल प्रदेश की कौन सी दोस्तों याद रखिएगा कालका शिमला रेलवे जो है उसको 2008 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। नीलगिरी पर्वत रेलवे को 2005 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1999 में इसमें शामिल किया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो ये सभी टॉपिक आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।